गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुजय क्लासेस हिंदी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे भक्ति काल पर। भक्ति काल में निर्गुण धारा के अंतर्गत प्रेमाश्रय अर्थात सूफी काव्य धारा देख रहे थे, और सूफी काव्य धारा पर कल एक लंबी क्लास हो गई थी। तो उसके बाद अन्य जो सूफी कवि या सूफी काव्य हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आज सबसे पहले देखते हैं हम लोग भक्ति काल। भक्ति काल और भक्ति काल के अंतर्गत चल रहा था सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा और भक्ति काल की ये टोटल क्लास कौन सी है? ये क्लास 9वीं है। 8 क्लास तक हम लोग का हो चुका है, आज 9वीं क्लास है। और सूफी काव्य धारा में जो प्रमुख सूफी काव्य हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। कल कुछ को देख चुके थे, आज उसके बाद कल अंतिम कौन सा देखे थे, कुछ याद है? अंतिम सूफी काव्य कल कौन सा देख चुके थे? सत्यवती कथा। तो सत्यवती कथा के बाद आज सबसे पहले शुरू कीजिए मृगावती से। देखिए सूफी काव्य में जो भी प्रमुख काव्य हैं उसके बारे में उनका रचनाकार कौन है, रचनाकाल क्या है, नायक नायिका और भाषा, कथा वस्तु सबकी पूछी नहीं जाती है। ऐसे हम तो बताते चलते ही हैं संक्षेप में, फिर भी अगर किसी को लिखने का हो तो वो संक्षेप में जो हम बोल रहे हैं उसको अपने अनुसार लिख सकते हैं। आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं मृगावती को। नंबर 1 मृगावती। आज सबसे पहले किसको देखते हैं हम लोग? मृगावती को देखते हैं। मृगावती, इसके रचनाकार कौन है? अगर इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार इसके कुतुबन है। रचनाकार कुतुबन, इसके रचनाकार कौन है? कुतुबन है। समय इसका क्या है, अर्थात रचनाकाल क्या है? समय, तो इसका समय था 1503 ईस्वी। समय क्या है? 1503 ईस्वी इसका समय है। भाषा इसकी, इसकी भाषा अवधी है। भाषा क्या है इसकी? भाषा इसकी अवधी है। और नायक कौन है और नायिका कौन है? इतनी बातें जरूर याद होनी चाहिए कि नायक कौन है, नायिका कौन है। नायिका का नाम तो ऐसे मृगावती है, नाम से ही पता चल रहा है। नायिका का नाम मृगावती है। नायिका प्रधान काव्य लिखे गए थे इस कालखंड में, तो नायिका का नाम मृगावती। नायक का नाम राजकुमार है। नायक का नाम राजकुमार है। देखिए आचार्य शुक्ल ने इसे सूफी परंपरा का पहला रचना माना है। ये तो आप लोग को बताए थे कि शुक्ल जी के अनुसार पहली सूफी काव्य कौन सी है, तो मृगावती है। परंतु मृगावती में बहुपत्नीवाद का समर्थन है। ये बात कौन बोलते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी बोलते हैं कि मृगावती जो सूफी काव्य है इसमें बहुपत्नीवाद का समर्थन है। ये कथन किनका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। एक बात लिख लीजिए कि आचार्य शुक्ल इसे अर्थात मृगावती को सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं। सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं। ये किनके अनुसार है? ये शुक्ल बाबा के अनुसार है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार सूफी परंपरा की पहली रचना कौन सी है, तो मृगावती है। हाँ, नंद दुलारे वाजपेयी ने ये कहा है कि मृगावती जो है वो बहुपत्नीवाद का समर्थन करती है। मृगावती में प्रेम तत्व का निरूपण भावात्मक शैली में हुआ है। ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का था। ठीक है, 2 कथन इनके बारे में जरूर याद रखें अगर आप हो सके तो। एक बात तो ये कि मृगावती में बहुपत्नीवाद का समर्थन हुआ है, ये कथन किनका है? तो मृगावती में बहुपत्नीवाद का समर्थन हुआ है, ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। और मृगावती में प्रेम तत्व का निरूपण भावात्मक शैली में हुआ है, ये कथन किनका है? तो ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। ये बात हो गई। आगे अगली रचना लिखिए इसके बारे में मृगावती के बाद, माधवानंद कामकंदला। देखिए माधवानंद कामकंदला नाम से 4 पुस्तक लिखे गए थे सूफी काव्य में। तो जो प्रमुख है और उसका समय और रचनाकार जरूर याद रखिए। दूसरी रचना लिखिए माधवानल कामकंदला। माधवानल
कामकंदला। माधवानल कामकंदला की बात करें तो माधवानल कामकंदला के रचनाकार कौन है? अगर इसके रचनाकार की को देखें तो इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं गणपति। रचनाकार कौन है? गणपति। समय क्या है? इसका समय था 1527 ईस्वी। गणपति ने जो माधवानल कामकंदला लिखा, इसका समय क्या था? 1527 ईस्वी इसका समय था। और भाषा इसकी राजस्थानी थी। भाषा क्या थी? भाषा राजस्थानी थी। गणपति की माधवानल कामकंदला की भाषा राजस्थानी है। नायक कौन है? माधव है। नायक माधव है। और नायिका कौन है? कामकंदला। नायिका कौन है इसमें? नायिका है इसमें कामकंदला। इसमें नायक जो है माधव, वो कामकंदला के नृत्य को देखकर इसके तरफ आकर्षित हो जाता है, इससे इसको प्रेम हो जाता है। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए फिर इसे अंत में प्राप्त कर लेता है। एक बात, माधवानल कामकंदला जो गणपति ने लिखी, ये दोहा छंद में लिखी गई रचना है। किस छंद में है? तो ये दोहा छंद में लिखी गई रचना है। इसमें कामदेव की स्तुति और धार्मिक उपदेश भी दिए गए हैं। दो तीन बातें याद रखेंगे कि ये कैसी है। तो ये दोहा छंद में रचित है। दोहा छंद में रचित है। एक बात तो ये कामदेव की स्तुति है, इसमें कामदेव की स्तुति है और धार्मिक उपदेश भी हैं। और क्या है इसमें? इसमें धार्मिक उपदेश भी दिए गए हैं। तो ये बात हो गई किसके बारे में? माधवानल कामकंदला। तो माधवानल कामकंदला किस छंद में है? तो ये दोहा छंद में है। और किसकी है? तो गणपति की है। अगली रचना फिर लिखिए, माधवानल कामकंदला चौपाई नंबर 3। इसको भी देख ही लीजिए। माधवानल कामकंदला चौपाई, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कुशल लाभ हैं। और कब की है ये? 1556 की होगी। रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कुशल लाभ है। कुशल लाभ इसके रचनाकार हैं। और इसका समय क्या है? तो ये 1556 ईस्वी में लिखी गई थी। 1556 ईस्वी में। भाषा इसकी भी राजस्थानी है। भाषा क्या है इसकी? भाषा इसकी भी राजस्थानी है। नायक कौन है और नायिका कौन है? इतनी बातें तो सबके बारे में कम से कम पता होनी चाहिए। इसका नायक माधव है और नायिका कामकंदला है। सेम है, माधव और नायिका कामकंदला। ठीक है। इसमें नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथा आती है। नायक नायिका अर्थात माधवा और कामकंदला के अनेक जन्मों की कथा आती है। बात यह है कि ये चौपाई छंद में लिखी गई है, इसलिए इसका नाम क्या है? माधवानल कामकंदला चौपाई, इसलिए कि चौपाई छंद में लिखी गई है। चलिए 3 रचना हो गई थी। अगली रचना लिखिए, मधुमालती, जो मंझन की रचना है, महत्वपूर्ण रचना है। इसके बारे में थोड़ी बातें भी हम लोग देखेंगे। नंबर 4 मधुमालती। मधुमालती, मधुमालती की बात करें तो कब की है ये और किसकी है? इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार इसके मंझन कवि हैं। मंझन। समय क्या है? रचनाकाल क्या है इसका? अगर समय की बात करें तो ये 1545 ईस्वी की थी। कब की है ये? 1545 ईस्वी की है ये। भाषा इसकी अवधी है। भाषा अवधी है। नायक कौन है इसका? नायक इसका मनोहर है। नायक कौन है? मनोहर है। और नायिका मधुमालती है। नायिका मधुमालती। ये बातें किसके बारे में हो गई? माधवा मधुमालती के बारे में। मनोहर द्वारा
इसमें एक बात याद रखिएगा कि इसमें सहनायक और सहनायिका भी है, तो इसको लिख लीजिए। इसमें दो प्रेम कथा कहानी साथ में चलती है, एक तो मनोहर और मधुमालती का, और एक चलता है ताराचंद और प्रेमा का। तो इसमें सहनायक कौन है? सहनायक है ताराचंद। सहनायक कौन है? ताराचंद। और सहनायिका कौन है? सहनायिका कौन है इसमें? सहनायिका प्रेमा है। पूछी आ सकती है कि किसी सूफी काव्य में दो प्रेम कथाएं साथ साथ चलती है, एक तरफ तो मनोहर और मधुमालती का प्रेम कथा है और एक तरफ ताराचंद और प्रेमा का प्रेम कथा इसमें चलता है। ठीक है। मधुमालती इसमें भी देखिए, तो इसमें मधुमालती जो सूफी काव्य है इसमें भी बहुपत्नीवाद दिखाया गया है मनोहर के जीवन में। चलिए अगली रचना 4 हो गई। 5वीं रचना लिखिए रूप मंजरी। रूप मंजरी किसकी थी? नंददास की थी। 1568 ईस्वी की है ना। कितने नंबर हो गए जी? 4। नंबर 5 पर आ जाइए। नंबर 5 रूप मंजरी। रूप मंजरी किसकी है? ये है नंददास की। तो रचनाकार कौन हो गए? रचनाकार हो गए नंददास। रचनाकार कौन है? नंददास। समय क्या है? समय है इसका 1568 ईस्वी इसका समय है। भाषा इसकी ब्रज है। भाषा क्या है इसकी? भाषा इसकी ब्रज है। नायक कौन है? नायक तो इससे कृष्ण भगवान ही हैं। नायक कृष्ण है। और नायिका कौन है? तो नायिका रूप मंजरी है। नायिका रूप मंजरी। ये बात किसके बारे में हो गई? ये बातें हो गई रूप मंजरी के बारे में। इसमें प्रेम कैसे होता है कि रूप मंजरी पहली बार कृष्ण का दर्शन करती है और प्रेम करने लगती है। रूप मंजरी का एकमात्र उद्देश्य प्रेम तत्व की स्थापना करना था। ये बात किसने कहा था? गुलाब राय ने कहा था कि रूप मंजरी जो काव्य है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि प्रेम तत्व की स्थापना करना। ये कथन किनका था? गुलाब राय का था। रूप मंजरी काव्यत्व की दृष्टि से प्रौढ़ और मार्मिक रचना है। ये कथन किसने किया है? डॉक्टर नगेंद्र का था। ऐसे ये कथन पूछे नहीं जाएंगे, फिर भी आप लोग को हम बता दिए। तो 5 हो गए। नंबर 6 पर आइए। चित्रावली। छठी रचना यही लिख दें। नंबर 6 लिख लीजिए चित्रावली। नंबर 6 चित्रावली। चित्रावली किसकी थी? उस्मान की थी ना। चित्रावली किसकी है? अगर रचनाकार की बात करें, रचनाकार, तो इसके रचनाकार कौन है? उस्मान है। रचनाकार कौन है? तो उस्मान है। कब की थी? इसका समय क्या था? तो इसका समय था 1613 ईस्वी। भाषा इसकी अवधी है। भाषा अवधी है। नायक कौन है और नायिका कौन है, इतनी बातें तो सबों के बारे में जानना है। तो इसका नायक जो है वो सुजान है। नायक कौन है? सुजान है। और नायिका तो चित्रावली है ही। नायिका कौन है? चित्रावली। नायिका कौन है इसकी? चित्रावली है। ठीक है। इसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। एक दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसमें जो रचनाकार हैं उस्मान को बोल सकते हैं कि एक ये घमंडी अहम स्वभाव के व्यक्ति थे। इन्होंने इसमें एक लाइन कही थी कि जाकी बुद्धि होई अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई। इसी की पंक्ति है कि अगर किसी की बुद्धि मेरे से अधिक हो तो ऐसी एक कथा बना के दिखाओ। तो इसमें अहम भाव ही है,
साहित्यकार हो या कोई भी व्यक्ति हो, अहम उसमें नहीं होना चाहिए। तो इसमें उस्मान में क्या था कि अहम भाव था, ये अपने से ज़्यादा विद्वान किसी को संसार में किसी को समझते नहीं थे। इसलिए इन्होंने कहा था कि जाकी बुद्धि हो अधिकाई, अगर किसी की बुद्धि हमसे अधिक है तो आन कथा कहे बनाई, तो आन कथा कोई इस तरह का कथा करके बताओ। तो इसमें इनका अहम भाव प्रदर्शित होता है। कोई बात नहीं है, चलिए आगे देखें। 6 हो गए। नंबर 7, नंबर 7 में लिखिए रस रतन। नंबर 7 रस रतन। रस रतन ये किनकी रचना थी? रस रतन ये पुहकर कवि की रचना थी। किसकी थी? पुहकर की थी। और कब की थी? 1600। पुहकर की है और कब की है? 1618 की। चलिए, रचनाकार कौन है? रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार हैं पुहकर कवि, पुहकर नाम था। और समय क्या था इसका? समय था 1618 ईस्वी इसका समय था। भाषा क्या है इसकी? भाषा इसकी अवधी है। भाषा किस भाषा में लिखी गई है ये? तो ये अवधी में लिखी गई है। नायक कौन है इसका? नायक इसका रंभा है। सॉरी, रंभा तो नायिका है। नायक कौन है? नायक सोम है। नायक कौन है इसका? सोम है नायक। और नायिका कौन है? नायिका है इसका रंभा। नायिका कौन है? रंभा। इसमें विरह के 10 अवस्थाओं का भी चित्रण किया गया है। इस पुस्तक में विरह की 10 अवस्थाओं का इसमें चित्रण भी किया गया है। नेक्स्ट, इतना पर्याप्त है इसमें रसरतन के बारे में। इतनी बातें सबके बारे में याद रखना चाहिए। कोई भी सूफी काव्य है तो रचनाकार कौन है, रचनाकाल क्या है, भाषा क्या है, नायक क्या है, नायिका कौन है, बस। अगली रचना लिखिए इंद्रावती, नंबर 8 में। नूर मोहम्मद की थी ना, 1744 ईस्वी की। नंबर 8 इंद्रावती। इंद्रावती किसकी है ये नूर मोहम्मद साहब की है। रचनाकार कौन है? रचनाकार नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। और इसका समय क्या है? समय था इसका 1744 ईस्वी। भाषा इसकी भाषा इसकी भी अवधि है। भाषा क्या है इसकी? भाषा अवधि है। और नायक कौन है? नायक तो नायक है इसका राजकुमार। किसी नायक का नाम नहीं, किसी राज्य का राजकुमार है तो राजकुमार बोल दिया गया। और नायिका कौन है? तो नायिका तो इंद्रावती है ही। नायिका इंद्रावती है। नायिका हो गई इंद्रावती। आचार्य शुक्ल ने इसे इंद्रावती को सूफी परंपरा का अंतिम रचना माना है। ये बात लिख लीजिए। आचार्य शुक्ल अर्थात रामचंद्र शुक्ल इसे सूफी परंपरा की अंतिम रचना मानते हैं। इसे अंतिम रचना मानते हैं। आचार्य शुक्ल इसे सूफी परंपरा की क्या मानते हैं? तो अंतिम रचना मानते हैं। किसको? इंद्रावती को। चलिए, कितने हो गए? कहाँ से देख रहे थे जी? एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए। रिपीट करने से याद ही होता है, हानि नहीं होती है। और ये सूफी काव्य परंपरा की 9वीं क्लास है। और सूफी काव्य हम लोग देख रहे थे, तो कल क्लास में देखे सूफी काव्य किस बारे में विशेष तथ्य, सूफी काव्य में सूफी मत कहाँ से आया, सूफी की अवस्थाएं क्या होती है, भारत में सूफी दर्शन कब आया, ये सब बातें हो गई थी। उसके बाद सूफी रचना सूफी पुस्तकों को देख रहे थे अर्थात सूफी साहित्य को देख रहे थे। कुछ को हम लोग देख रहे थे और उसके बाद जो रह गए, आज मृगावती को देख लिए। मृगावती के बाद माधवानंद कामकंदला जो दोहा छंद में लिखी गई थी। उसके बाद माधवानंद कामकंदला जो चौपाई छंद में लिखी गई थी। इसके बाद मधुमालती मंझन की, रूपमंजरी नंददास चित्रावली उस्मान की है। और रसरतन पुहकर की है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की है। आगे बढ़िए, आगे एक लिखिए 8 हो गया ना, 9वें नंबर पर लिख लीजिए अनुराग बांसुरी। नंबर 9 अनुराग बांसुरी। ये भी महत्वपूर्ण रचना है, नूर मोहम्मद की ही है। अनुराग मतलब प्रेम होता है। अनुराग बांसुरी किसकी है ये?
अनुराग बांसुरी भी नूर मोहम्मद की है और ये 1764 में थी ना। रचनाकार कौन है? तो ये नूर मोहम्मद साहब ही हैं। नूर मोहम्मद। समय क्या है इसका? इसका जो समय है वो है 1764 ईस्वी। भाषा इसकी क्या है? अवधी है। भाषा, भाषा की बात करें तो भाषा से क्या है? भाषा इसकी अवधी है। और नायक कौन है और नायिका कौन है? तो इसका नायक और नायिका थोड़ा अलग है। इसका नायक जो है, नायक इसका अंतःकरण है। नायक कौन है? नायक इसका अंतःकरण है। और नायिका कौन है? नायिका इसका सर्वमंगला है। नायिका सर्वमंगला इसका नायिका है। आचार्य शुक्ल ने इस रचना से प्रेमाख्यानक काव्यों की समाप्ति भी मानती है कि अनुराग बांसुरी के बाद किसी भी प्रकार की कोई प्रेमाख्यानक काव्य नहीं लिखे गए। ये आचार्य शुक्ल बाबा का मानना है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो ये लगभग सूफी ग्रंथ आप लोग को आज हम 9 पढ़ा दिए, कल भी 2-4 शायद पढ़ाए होंगे। तो कितने हो गए? मेरे ख्याल से लगभग 15 या 12 हो गए होंगे। कुछ और भी हैं तो उसको देख लेते हैं। इसके बाद अब इसमें कुछ बचा नहीं है, सिर्फ एक कवि बच गए हैं इसमें, जो सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। तो हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी को भी देखने का प्रयास आज ही करते हैं। लेकिन बात यह है कि मलिक मोहम्मद जायसी को अलग से ही पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे वो एक लाइन में एक क्लास में ख़त्म नहीं होंगे, फिर भी कोशिश करते हैं। तो इस क्लास को यहीं रखने दीजिए, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसको। आज फिर छायावाद समाप्त हो गई थी और हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? प्रगतिवाद की ओर पढ़ रहे थे। तो इस क्लास में इतना ही रहने दीजिए, दूसरा क्लास ही देख लेते हैं, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी को एक ही क्लास में पढ़ाने से फ़ायदा है। अब आधा इसमें आधा उसमें नहीं, उनको एक ही क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास छोटी ही रहेगी लेकिन महत्वपूर्ण क्लास रही है ना। लगभग हम 9 रचनाकार को 9 सूफी काव्य को देख चुके हैं। तो एक मलिक मोहम्मद जायसी बचे हैं, तो उनको एक ही क्लास में देखेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं फिर जायसी के साथ।